तो आज हम लोग का टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। ऑसिलेटरी मोशन आपको पता होगा कि अगर कोई पार्टिकल किसी एक पॉइंट के अबाउट है ना इर्द गिर्द या उसके आगे पीछे मूव करता है तो इस प्रकार के मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेशन। कोई ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक तब होता है जब वो दो कंडीशन को फॉलो करता है ना। लिखते हैं एन ऑसिलेटरी मोशन, an oscillatory motion becomes simple harmonic when, पहला दो कंडीशन है इसमें। पहला है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ the particle must be directly proportional to displacement, है ना। सबसे पहला कंडीशन जो है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल जो है यह किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो यह डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरा जो है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, है ना। कि एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा ही किधर होगा, मीन पोजीशन के तरफ होगा। तो सबसे पहले ऑसिलेटरी मोशन हम लोगों ने डिफाइन किया था कि ऑसिलेटरी मोशन क्या है। तो इसमें कहा गया था कि अगर कोई पार्टिकल किसी पॉइंट के इर्द गिर्द या आगे पीछे मूव करता है तो इसके मोशन को हम कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं कि ये मान लीजिए कि कोई पार्टिकल जो है इस पॉइंट ओ के अबाउट, कोई पार्टिकल जो है वो इस पॉइंट ओ के अबाउट ऑसिलेट करता है ना। मान लेते हैं कि यह ए है और यह बी है, ठीक है। तो ओ पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करता है। इस ओ को हम कहेंगे मीन पोजीशन, इस ओ को हम कहेंगे मीन पोजीशन, जबकि इस बी पॉइंट को कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। सिमिलरली इसको भी हम कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन, इसको भी हम कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। तो कहते हैं कि अगर कोई पार्टिकल जो है, पार्टिकल का नाम दे देते हैं हम P, कि अगर कोई पार्टिकल P जो है ना, ये कोई पार्टिकल P है, ये पार्टिकल P जो है इस पॉइंट O के इर्द गिर्द मूव करता है, आगे पीछे दाएं बाएं मूव करता है, तो इस P के मोशन को हम कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। अगर यह पॉइंट P O के अबाउट मूव करता है तो इसके मोशन को हम कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। और ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक तब होगा जब पहला कि एक्सेलरेशन ऑन द पार्टिकल यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के। तो पहला कंडीशन कहता है कि एक्सेलरेशन जो है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। दूसरा कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अब यहाँ देखिए कि डिस्प्लेसमेंट जो है ये कहाँ से है, तो डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से है। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन यह है, मान लेते हैं कि किसी एक पार्टिकुलर समय पर पॉइंट पार्टिकल P यहाँ पर है, पॉइंट O से x दूरी पर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, दिस इज x। तो हम कहेंगे कि पार्टिकल पर एक एक्सेलरेशन लगेगा और यह एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा ही किधर होगा, तो मीन पोजीशन की तरफ लिखा है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा किधर होगा, मीन पोजीशन की तरफ। तो अगर वेक्टोरियल सिंबल में इस दोनों बात को लिखें तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और अगर वेक्टर का साइन लगा देंगे तो भी हम लोगों को क्या करना होगा, एगो माइनस साइन लगा देना होगा। माइनस साइन लगा देने से क्या हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये हमेशा ही ओ से अवे होगा, और है ना एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा ही ओ के तरफ होगा। अब यही बात लिख देते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लिख देते हैं द डायरेक्शन ऑफ
डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, अवे होगा, जबकि है ना द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, और इसी को कह लीजिए फोर्स। एक्सेलरेशन तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, तो हमने इसीलिए लिख दिया कि द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, है ना, कि इसका डायरेक्शन हमेशा ही क्या होगा, मीन पोजीशन के तरफ होगा। तो अब दो बात कह रहे कि सर जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है यह मीन पोजीशन से अवे है, मीन पोजीशन से दूर है, और दूसरे लाइन में आप कह रहे कि जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है यह टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। नहीं, एक मीन पोजीशन से दूर है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन मीन पोजीशन से दूर है। दूसरी बात आप कह रहे कि इस पर लगने वाला एक्सेलरेशन जो है वो मीन पोजीशन के तरफ है। तो ए और एक्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन तो जरूर है, लेकिन ए और एक्स इनके बीच में डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब अगर इसको पॉजिटिव लेंगे डायरेक्शन में तो इसको लेना होगा निगेटिव डायरेक्शन में, है ना। तो अब एक्सेलरेशन अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जाहिर सी बात है कि इस पर लगने वाला फोर्स भी जो है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। क्योंकि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दें तो हमको लिखना होगा एफ, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट इंक्लूड करते हैं, मान लेते हैं कि दैट कांस्टेंट इज के इंटू एक्स विद अ निगेटिव साइन। अब इस फोर्स का नाम हम लोग देते हैं, दिस फोर्स एफ इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। यहाँ लिखते हैं द फोर्स एफ इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। इस फोर्स को हम लोग नाम देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, F बराबर माइनस के एक्स। अब यहाँ पर ध्यान देना है एक और बात का कि यह जो फोर्स है रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमेशा ही मीन पोजीशन के तरफ लिखता है। हम लिख देते हैं कि द फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, है ना। जो फोर्स है ये हमेशा ही क्या होगा, मीन पोजीशन के टुवर्ड्स लगेगा। हम डिफाइन कर सकेंगे रीस्टोरिंग फोर्स को भी। तो रीस्टोरिंग फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे इट इज ए फोर्स, इट इज ए, हम पहले डिफाइन कर देते हैं, लिख देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, then it is a force acting on the particle executing simple harmonic motion. It is a force acting on a particle executing simple harmonic motion, which magnitude is always directly proportional to displacement of particle, है ना। पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जबकि while direction is opposite to the displacement, जबकि डायरेक्शन जो है वो इसके क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है।
अगला जो है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHF। लिखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो वह पार्टिकल का मोशन सबसे पहले तो ऑसिलेशन का एक एग्जाम्पल है ना। अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो वह सिंपल हार्मोनिक मोशन किसका एग्जाम्पल है, ऑसिलेशन का एक एग्जाम्पल है। अब आप इसको समझिए ऐसे कि मान लीजिए कि कोई पार्टिकल जो है वह इस पॉइंट O के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है ना। यह पॉइंट है A और यह पॉइंट है B। तो हमने कहा था कि इस O पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करने के क्रम में है ना पार्टिकल जो है वो यहाँ पर पहुँचता है ना, पार्टिकल जो है वो यहाँ पर पहुँचता है, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो है x है ना। तो पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा F। इस F फोर्स को ही आप कह रहे थे रीस्टोरिंग फोर्स, है ना। और यह जो रीस्टोरिंग फोर्स है ना F, यह बराबर है -kx के, है ना। क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वह डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पहली बात। और दूसरा कि फोर्स का डायरेक्शन जो है वह डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन से अपोजिट होगा, इसलिए हमने F बराबर लिखा हुआ -kx, है ना। अब k क्या है, तो k पर चर्चा हम लोग पिछले भी वीडियो में कर रहे थे कि k का जो वैल्यू है या k जो इसको कहेंगे, इसको हम कहेंगे रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। अब रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है, ये कोई कांस्टेंट है। जैसे मान लिया जाए कि एग्जाम्पल में समझिएगा कि यह k कब कब कैसे कैसे बिहेव करेगा। ऐसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे जब सिंपल हार्मोनिक मोशन का, तो वहाँ पर k का अलग अलग वैल्यू हम निकालेंगे अलग अलग सिचुएशन के लिए। फिलहाल समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि ये कोई स्प्रिंग है और स्प्रिंग से हमने कोई मास अटैच कर दिया हुआ है ना। उसके बाद हम स्प्रिंग को स्लाइटली पुल करते हैं, है ना। स्लाइटली क्या करते हैं, पुल करते हैं, इसको पकड़ के खींचते हैं और स्लाइटली पुल करते हैं कितने दूरी पर, x दूरी पर। मान लेते हैं कि कोफिशिएंट और जो है ये है इसको क्या करें, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू जो है वो है 0। तो x डिस्टेंस तक इसको आप स्लाइटली पुल करके छोड़िएगा तो क्या करेगा, ये ऑसिलेट करना शुरू करेगा, है ना। ये ऑसिलेट करना शुरू करेगा। तो और अगर यह वाला है x = 0 तो इसी पॉइंट के अबाउट जो है ऑसिलेशन चलते रहेगा, इधर जाएगा फिर यहाँ से इधर आएगा, फिर यहाँ से इधर जाएगा, फिर यहाँ से इधर जाएगा। मतलब इस पॉइंट x = 0 के अबाउट ऑसिलेशन प्रारंभ होगा। तो यहाँ पर भी इस पार्टिकल पर एक फोर्स लगेगा F। यह कौन सा फोर्स लगेगा, इस पार्टिकल पर फोर्स कौन लगाएगा, तो इस पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा ये स्प्रिंग, है ना। तो यहाँ पर F जो होगा ये स्प्रिंग फोर्स होगा और स्प्रिंग फोर्स बराबर क्या लिखेंगे, kx। और यहाँ पर k जो होगा इसको हम कहेंगे k। देखो अब इधर की ओर खींचोगे, मान लिया जाए कि ये बॉडी यहाँ पर गया, तो बॉडी यहाँ पर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ हुआ x, और इस पर फोर्स किधर लगेगा, तो फोर्स इस पर लगेगा F इधर। यह F फोर्स कौन लगाएगा, तो यह F फोर्स स्प्रिंग लगाएगा। हम लोगों ने 11th क्लास में हुक्स का लॉ पढ़ा है। हुक्स लॉ में बताया गया था कि स्प्रिंग फोर्स F जो है वह डिस्प्लेसमेंट या इलोंगेशन कह लीजिए, इलोंगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। तो F बराबर kx। फिर से यहाँ देख रहे हैं कि फोर्स का डायरेक्शन जो है ना, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन से अपोजिट है, तो यहाँ पर माइनस साइन लाएंगे। अब इस k को हम कहेंगे दिस इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, यह है स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर आप लिखेंगे इसको F बराबर -kx, तो यहाँ पर F जो है रीस्टोरिंग फोर्स के जैसा काम कर रहा है ना, रीस्टोरिंग फोर्स के जैसा काम कर रहा। k आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है और x आपका डिस्प्लेसमेंट है ना। k आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है और x आपका डिस्प्लेसमेंट है।
तो f इक्वल टू माइनस के एक्स हम लोगों ने लिख दिया। तो देख लिए कि अब इस वाले एग्जाम्पल में जो रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट का काम कर रहा है वो है स्प्रिंग कांस्टेंट, ये जो एग्जाम्पल आपने 11th-12th में पढ़ा हुआ है। तो खैर अपार्ट फ्रॉम दिस हम इसके आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमको आज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन डिराइव करना है। तो हमने लिखा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम में, लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल, let us consider a particle moving along x axis। हम लोग एक पार्टिकल कंसीडर करते हैं जो x axis के along मूव करता है। लिखते हैं if m is the mass of particle, अगर मान लेते हैं कि पार्टिकल का मास जो है m है, एंड द मोशन ऑफ पार्टिकल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। अब मान लेते हैं कि पार्टिकल का मोशन कैसा है, वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। पार्टिकल का मोशन कैसा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। देन force acting on the particle, force acting on the particle, तो पार्टिकल पर फोर्स कितना लगेगा, F बराबर माइनस के एक्स लगेगा, है ना। F बराबर माइनस के एक्स लगेगा। अब F को आप क्या लिख सकते हैं, F को लिख सकते हैं m इंटू ए बराबर माइनस के एक्स। अब आप ध्यान दीजिए कि A बराबर आप लिखते हैं dv बाई डी टी, है ना, और बराबर d बाई डी टी ऑफ v को आप लिखते हैं dx बाई डी टी। तो इसको आप लिख सकते हैं d2x बाई डी टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन को। तो आप लिखेंगे m इंटू d2x बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस के इंटू एक्स। ओके, अभी वेक्टर का साइन हम हटा देते हैं कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे d2x बाई डी टी स्क्वायर, है ना, और ये बराबर माइनस के बाई एम इंटू एक्स, इसको इधर ले आइए। तो दिस बिकम्स d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो अब हम पुट कर लेते हैं k बाई एम, चूंकि k भी एक कांस्टेंट है और m भी एक कांस्टेंट है। तो इन प्लेस ऑफ दीज टू कांस्टेंट वी पुट अ सिंगल कांस्टेंट कॉल्ड ओमेगा स्क्वायर। हम इन दोनों कांस्टेंट के जगह पर कोई एक कांस्टेंट पुट करते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिए तो एक्सप्रेशन हो गया d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0। यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया सेकेंड ऑर्डर का, इसी को हम कहते हैं दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0। इसी इक्वेशन का नाम हम देंगे, क्या देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम, है ना। आप लोग चाहें तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, है ना। खैर अब हम आगे करते हैं इसमें। तो अब देखिए इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो चलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, हेडिंग दे देंगे कि हम लोग करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो हमारा एक्सप्रेशन है d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0, है ना। हमारा एक्सप्रेशन है यही, इसी को हमको सॉल्व करना है। तो हम मान लेते हैं, देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है कि भाई हम लोग एगो सॉल्यूशन मानेंगे
माना हुआ सॉल्यूशन को इसमें पुट करेंगे। अगर माना हुआ सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, देन माना हुआ सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा, है ना। और भी पहले कई एक प्रकार का सॉल्यूशन माना जा चुका है, मान करके सेटिस्फाई कराया जा चुका है ना। जो सेटिस्फाई नहीं किया है ना, जो सेटिस्फाई कर गया है हम उस इक्वेशन को याद कर लेते हैं कि हिट एंड ट्रायल मेथड में, है ना। तो हम मान लेते हैं कि लेट x इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर अल्फा टी इज ए सॉल्यूशन ऑफ above डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लेते हैं कि x इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर अल्फा टी जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो निकालते हैं dx बाई डी टी कितना होगा। तो dx बाई डी टी होगा यहाँ से c अल्फा ई टू द पावर अल्फा टी। देन आफ्टर हम निकालेंगे d2x बाई डी टी स्क्वायर। तो d2x बाई डी टी स्क्वायर क्या होगा, d2x बाई डी टी स्क्वायर बिकम्स c अल्फा स्क्वायर ई टू द पावर अल्फा टी। d2x बाई डी टी स्क्वायर क्या हो गया, c अल्फा स्क्वायर ई टू द पावर अल्फा टी। अब इन दोनों ही वैल्यू को हम वहाँ पुट कर देते हैं, है ना। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन 1, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 3 और इसको नाम देते हैं इक्वेशन 4। हम लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x एंड d2x बाई डी टी स्क्वायर from equation 2 and 4 respectively in the equation 1, है ना। x और d2x बाई डी टी स्क्वायर का वैल्यू 2 और 4 से निकाल करके हम इसमें पुट कर देते हैं। देखते हैं पुट करने के बाद क्या आता है। तो पुट करिएगा तो d2x बाई डी टी स्क्वायर का वैल्यू है c अल्फा स्क्वायर ई टू द पावर अल्फा टी। दिस बिकम्स c अल्फा स्क्वायर ई टू द पावर अल्फा टी प्लस फिर है ओमेगा स्क्वायर, लिख दिया हम लोगों ने ओमेगा स्क्वायर। अब x कितना है, तो x है c इंटू ई टू द पावर अल्फा टी बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से c इंटू ई टू द पावर अल्फा टी कॉमन ले लीजिए, देन ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। तो अब चलिए यहाँ से अल्फा बराबर हो गया प्लस माइनस आई ओमेगा, है ना। अल्फा बराबर हो गया प्लस माइनस आई ओमेगा। जो नहीं समझे वो देख लीजिए, इसको इधर भेजिए। तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। तो अल्फा बराबर हो गया अंडर रूट माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो इसी को लिख देते हैं प्लस माइनस आई ओमेगा। यहाँ पर आई का वैल्यू कितना है, अंडर रूट -1 है। ठीक है। तो अब अल्फा का 2 वैल्यू आया, एक वैल्यू हुआ अल्फा 1, इसको आप प्लस आई ओमेगा मान सकते हैं, और एक वैल्यू होगा अल्फा 2, इसका वैल्यू आप माइनस आई ओमेगा मान सकते हैं। दैट मीन्स कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने माना था, हमने तो एक सॉल्यूशन माना था, लेकिन अब एक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, हमको 2 सॉल्यूशन मिलेगा। एक सॉल्यूशन को हम कहेंगे x1, तो x1 बिकम c1 ई टू द पावर अल्फा 1 इंटू टी, और दूसरा सॉल्यूशन मिलेगा x2, इसको हम कहेंगे c2 ई टू द पावर अल्फा 2 इंटू टी। देन x1 बिकम्स c1 e to the power alpha 1. Alpha 1 is your I omega into t, and x2 is c2 e to the power I omega into t. तो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन हुए, हम लोग एक थ्योरम पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन में। वह थ्योरम कहता है कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन हो, एक x1 और एक x2, है ना, इफ x1 and x2 are the 2 solution of a differential equation, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन है x1 एंड x2, देन
देन x बराबर k1x1 प्लस k2x2 इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। कहता है, एक थ्योरम है, इसको आपको याद करना पड़ेगा कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है, एक x1 है c1 e टू द पावर i ओमेगा टी और एक x2 है जो कि बराबर है c2 e टू द पावर माइनस i ओमेगा टी, है ना। तो उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा k1x1 प्लस k2x2 वेयर k1 एंड k2 आर सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जहां k1 और k2 कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आप अपने मन मुताबिक डाल सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं वेयर k1 एंड k2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यहाँ पर जो है k1 और k2 क्या है, सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है। तो अब जरा हम लोग इसी को आगे अगर सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे कि देन, यहाँ लिख देते हैं देन x इक्वल टू c1 e टू द पावर अल्फा 1 इंटू टी प्लस c2, अच्छा अल्फा 1 का तो वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया है, i ओमेगा इंटू टी प्लस c2 e टू द पावर माइनस i ओमेगा टी, है ना। दिस मस्ट बी ए सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमको एक सॉल्यूशन यहाँ मिल गया, x इक्वल टू c1 e टू द पावर अल्फा e टू द पावर i ओमेगा टी प्लस c2 e टू द पावर माइनस i ओमेगा टी। अब जरा हम इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करते हैं कि पुट करते हैं। अब हम इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को पुट करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलिए आगे सॉल्व करके देखते हैं कि क्या मिलता है हमारा इस सेक्शन में। देखिए बार बार कहा है कि आप वीडियो पॉज करके प्रिंट करेंगे, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन आपका आया x इक्वल टू c1 e टू द पावर i ओमेगा टी और c2 e टू द पावर माइनस i ओमेगा टी। एक हम लोग और फार्मूला पढ़ते हैं अपने ट्रिगो में। ट्रिगो में क्या पढ़ते हैं कि अगर e टू द पावर ix होता है तो e टू द पावर ix का फार्मूला होता है cos x प्लस i sin x, है ना। और अगर e टू द पावर माइनस ix होता है तो इसका फार्मूला होता है cos x माइनस i sin x, ठीक है। cos x माइनस i sin x इसका फार्मूला होता है। अब चलिए अब इसी फार्मूले पर हम इसको ब्रेक करते हैं। दिस बिकम्स x इक्वल टू c1 e टू द पावर i ओमेगा टी, है ना, e टू द पावर i ओमेगा टी प्लस c2 e टू द पावर माइनस i ओमेगा टी। तो अब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हम लिखते हैं c1 e टू द पावर i ओमेगा टी के जगह पर, है ना, यहाँ ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो cos ओमेगा टी प्लस i साइन ओमेगा टी प्लस c2 e टू द पावर माइनस i ओमेगा टी को लिखेंगे cos ओमेगा टी माइनस i साइन ओमेगा टी, हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। तो दिस बिकम्स x इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर x इक्वल टू हो गया, इसको लिखेंगे c1 cos ओमेगा टी प्लस i c1 साइन ओमेगा टी प्लस c2 cos ओमेगा टी माइनस i c2 साइन ओमेगा टी। देखिए तो ये इन दोनों से हम cos ओमेगा टी को कॉमन ले सकते हैं, देन हमारा x हो जाएगा c1 प्लस c2 इंटू कॉस ओमेगा टी, और यहाँ से हम प्लस साइन ओमेगा टी आई भी कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा c1 माइनस c2 इंटू साइन ओमेगा टी, c1 माइनस c2, है ना, यहाँ पर लिख देते हैं साइन ओमेगा टी। ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए हम पुट कर लेते हैं c1 प्लस c2 इक्वल टू a साइन फाई। हम पुट कर लेते हैं c1 प्लस c2 इक्वल टू a साइन फाई, और i c1 माइनस c2 को पुट कर लेते हैं a
कॉस फाई। ठीक है, कहिएगा सर ए और फाई क्या है? ए और फाई तो अननोन है ना, तो ए और फाई को हम फाइंड आउट कर सकेंगे अगर आपको इन दो इक्वेशन की मदद से ही ए और फाई को फाइंड आउट करना है ना। तो आप एक काम करिए, आपने कहाँ तक माना था? इक्वेशन नंबर 4 तक माना था। इसको आप 5 मान लीजिए, इसको आप 6 मान लीजिए, है ना। इक्वेशन 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कर दीजिए, तो आप करिएगा तो ये मिलेगा ए स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, है ना, और इधर मिलेगा, इसको यदि आप स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 4c1c2। अब ये कैसे मिलेगा ये हम इधर कर देते हैं, ये वाले सेक्शन को हम मिटा करके, हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, क्या हम इधर कर देते हैं फिर भी। चलिए हम फिर से इसको अच्छा से ही सॉल्व कर देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 माना हुआ है ना। अब इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है, इक्वेशन 5 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 6 का स्क्वायर, इसको इम्प्लाई करना है ना। तो ये हो गया c1 प्लस c2 का दी होल स्क्वायर प्लस आई c1 माइनस c2, है ना, और इसका भी दी होल स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर लिया, है ना, और इस साइड भी हमको स्क्वायर लेना होगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5। इसको स्क्वायर करिएगा, मिलेगा c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस 2c1 c2 प्लस, इसको स्क्वायर करिएगा तो ये होगा आई स्क्वायर, इसको करेंगे तो मिलेगा c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर और माइनस 2c1 c2। ठीक है, ब्रैकेट बंद। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लीजिए, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, दिस बिकम c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस 2c1 इंटू c2 और प्लस, देखिए आई स्क्वायर -1 होता है, 1 स्क्वायर माइनस c2 स्क्वायर प्लस 2c1 इंटू c2, और इधर साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 होता है 1, देन दिस इज ए स्क्वायर, है ना। तो c1 स्क्वायर से c1 स्क्वायर कट गया, c2 स्क्वायर से c2 स्क्वायर कट गया, ये हमारा आया 4c1 इंटू c2 बराबर ए स्क्वायर, दिस इम्प्लाई a बराबर √4, है ना, c1 c2। तो ये तो a निकल गया। अब अगला टर्म है हमारा फाई निकालना। तो फाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 5 को 6 से भागा दे देंगे। तो 5 को अगर 6 से भागा दीजिएगा तो इधर आएगा a साइन 5 डिवाइडेड बाई a कॉस 5, है ना, और इधर आएगा c1 प्लस c2 डिवाइडेड बाई आई c1 माइनस c2। तो यहाँ a से a कट जाएगा, साइन 5 बाई कॉस 5 बिकम्स tan 5 इक्वल टू c1 प्लस c2 आई c1 माइनस c2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा देखिए 5 ही निकल गया, ये हो गया tan इनवर्स c1 प्लस c2 डिवाइडेड बाई आई c1 माइनस c2, c1 माइनस c2। तो जो हमने लिया था a और फाई, है ना, जो अननोन था वो a भी निकल गया और फाई भी निकल गया। तो अब हम पुट कर सकते हैं, है ना। तो इसका अब हम पुट करते हैं, तो x इक्वल टू, देखिए c1 प्लस c2 इक्वल टू क्या पुट करना है, a साइन फाई। तो हम पुट कर देते हैं a साइन फाई, और जो कॉस ओमेगा टी वाला टर्म है वो रहेगा कॉस ओमेगा टी प्लस आई c1 माइनस c2 को पुट करना है a कॉस फाई। तो हम लिख देते हैं a
cos फाई, है ना, a cos फाई और साइन ओमेगा टी। अगर ये एक्सपेंशन देखिएगा तो a कॉमन रहेगा, साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई। एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। यह पार्टिकल के मोशन का इक्वेशन है अगर पार्टिकल हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है।